और अनुच्छेद 3 में कहा गया नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, यानी मूल अधिकारों पर जो भी कानून, संविधान संशोधन कानून से जोड़े गए कानून और कोई भी अन्य अनुच्छेद जो मूल अधिकारों से अलग है, उसका अगर वो मूल अधिकारों पर वो अपना सर्वोच्चता नहीं स्थापित करता, मूल अधिकार ही सर्वोच्च स्थापित होंगे अन्य विधियों से। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, सभी लोगों को कानून की नज़र में एक समान देखा जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 सभी के लिए सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी छुआछूत को रोकता है। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है, यानी बोलने के अधिकार से संबंधित है, ये न्यूज वगैरह से संबंधित है ज़्यादातर। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि 21 अनुच्छेद ऐसा है जिसमें बहुत सारी मानवता से जुड़ी जरूरतें जो व्यक्ति की हैं, उनको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही रखा जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जो मनुष्य के लिए आवश्यक है, उसको अनुच्छेद 21 में रखा जाता है। जैसे 21A में जोड़ा गया है सार्वभौमिक शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन से, जो 21 का ये हिंदी में लिखा है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। ये मानवता की जरूरत है, इसलिए 21 में थे, बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी आप जिस भी धर्म से संबंधित, जिस रिलीजन से संबंधित, उसको आप किसी अन्य धर्म को चोट पहुंचाए बिना मान सकते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, यानी जो जैसे मुस्लिम हो गए, क्रिश्चियन हो गए, इन सभी को अपने शिक्षण संस्थान, इंस्टीट्यूशन खोलने की परमिशन है, जो जिनका वित्त पोषण ये स्वयं भी कर सकते हैं और सरकार भी कुछ इनको सुविधाएं देती है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की विवृत्ति। DPSP को प्रभावी करने वाली कुछ जो विधियां हैं उनको इसमें वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट सहित उपचार, सुप्रीम कोर्ट जो 5 प्रकार की रिट निकालता है उनके बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया है। इसको बाबा साहब ने कहा था, ये संविधान की आत्मा कहा था बाबा साहब ने अनुच्छेद 32 को। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की जो रिट निकालता है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षण और अनुच्छेद 38 कहता है, अनुच्छेद 38 में वर्णित है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 33 से लेकर अनुच्छेद 51 तक DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनके बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 38 उसी के अंतर्गत बताता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन कैसा होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 40 बताता है। अनुच्छेद 44 बताता है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। भारत का एकमात्र राज्य जो अभी वर्तमान में है गोवा में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू है। और ऐसी वर्तमान में संकल्पनाएं चल रही, बातचीत चल रही कि यह बहुत जल्द ही पूरे भारत में इसके लिए विचार विमर्श जारी है। कॉमन सिविल कोड। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को बंद करता है। अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कमजोर वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि से संबंधित अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण करने के बारे में बात करता है। कार्यपालिका अनुच्छेद 50 से कार्यपालिका अलग होगी, अपना कार्य करेगी, और न्यायपालिका अपना अलग कार्य करेगी। दोनों के हित टकराव से बचने के लिए इसे हमारे संविधान में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जिससे बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की कुछ और मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रीय शक्ति से संबंधित है। यानी अनुच्छेद जो 72 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। राष्ट्रपति
क्षमादान दे सकता है या किसी भी सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है। इससे संबंधित है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की बात करता है, यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होगी वो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने का कार्य करेगी। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का वर्णन करता है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 112 ये बजट के बारे में बताता है। अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन किया गया, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से हमारे संविधान में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांतिकाल यानी संसद जब नहीं चल रहा हो उस समय अध्यादेश प्रख्यापित करने के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में वर्णित किया गया है। और अनुच्छेद 213 में इसी प्रकार का वर्णन राज्य के बारे में राज्यपाल के पास ऐसी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि के कुछ मामलों दंडादेश के निलंबन और परिहार या अलगकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में वर्णन है। जैसा कि यहाँ पर अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ थी, वैसी ही कुछ शक्तियाँ राज्यपाल के बाद अनुच्छेद 161 में वर्णन की गई है। लेकिन राष्ट्रपति मार्शल लॉ और को माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मार्शल लॉ और मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसका वर्णन अनुच्छेद 163 में किया गया है। अनुच्छेद 167 बात करता है राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन के बारे में बात करता है कि कैसे विधान परिषदों का सृजन किया जाएगा और कैसे उनका विघटन समापन सत्रावसान किया जाएगा, इसके बारे में अनुच्छेद 169 वर्णित करता है। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति के बारे में है, जैसा कि वहां पर वर्णन किया गया था अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के लिए, ऐसा यहाँ 213 में वर्णित है। अनुच्छेद 226 में ऋण निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय 6 प्रकार की ऋण निकाल सकता है और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की ऋण निकाल सकता है। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है, जहाँ ए या का वर्णन होता है अनुच्छेद के साथ, वहाँ पर उससे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया होता है। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति है, यानी जब किसी भी राज्य सूची के विषय में राज्यसभा ऐसा करने के लिए प्रस्ताव पारित कर देती है, राज्य के विधानमंडल द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाता है कि इस पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो ऐसा संसद कर सकती है। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल विवाद संबंधी विवादों का न्याय निर्णय के बारे में वर्णन है, जैसा कि वर्तमान में चल रहा कावेरी नदी जल विवाद 3 राज्य इसमें शामिल है और ऐसा करने के लिए अंतर्राज्यीय नदी बोर्ड बनाया गया है। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का निरूपण न किया जाना, जब तक ऐसा विधि में वर्णित न हो तब तक किसी भी प्रकार का कर लगाया जाना अमान्य होगा। अनुच्छेद 265 वर्णित करता है। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान देने के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में वर्णन करता है। वर्तमान में एन.के. सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ये 15वां वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है। अनुच्छेद 300 में वर्णन है वाद और कार्यों के विषय में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, यानी संपत्ति के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 300 का में है और भाग 12 के अंतर्गत है। यह अधिकार पहले मूल अधिकार में शामिल था, 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मूल अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार बना दिया गया और संपत्ति का अधिकार 300 का के अंतर्गत आ गया। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना, इन सब के बारे में अनुच्छेद 311 में वर्णन है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे पूरे भारत के लिए जैसी सेवाएं सृजित की जाती है उनके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का वर्णन है। लोक सेवा से संबंधित आयोग गठित किया गया था, इसके बारे में ध्यान रखना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य क्या होंगे, क्या कार्य होंगे लोक सेवा आयोग के, उसके बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 320 में। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण के बारे में, ट्रिब्यूनल के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, इसके बारे में निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है, जो पूरे भारत में इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 330 में लोकसभा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण के विषय में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे का वर्णन किया गया है, यानी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था अनुच्छेद 335 में उसका वर्णन किया गया है। और
352 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 में आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने जाने की दशा में आपातकाल लगाने के उपबंध है। सबसे अधिक बार आपातकाल किस राज्य में लगाया गया है? तो पंजाब राज्य है, जहाँ पर सबसे अधिक बार राज्य आपात की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध है, जो अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 365 में संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में, उनको प्रभावी करने में सफलता का प्रभाव क्या होगा, इसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति का वर्णन है। और अनुच्छेद 370 में संविधान का संशोधन जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जिसे अब अंशतः समाप्त कर दिया गया है। आइए मित्रों देखते हैं संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ABM लक्ष्मीकांत की पुस्तक से दिया गया है। प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र के बारे में वर्णन करती है। जो अनुच्छेद 104 1 से 4 तक का में वर्णन है। संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में भी वर्णन है इसमें। यानी राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, कहाँ तक उसकी न्यायिक सीमा है, और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का वर्णन है अनुच्छेद 1 के प्रथम अनुसूची। अनुसूची 2 में वर्णन है परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान। भारत के राष्ट्रपति के क्या वेतन भत्ते होंगे, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके सबके वेतन भत्ते परिलब्धियां क्या होंगी, इसके बारे में वर्णन है। और अनुच्छेद 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221, इन सब में इनका वर्णन किया गया है। विभिन्न पदाधिकारियों के लिए क्या वेतन होगा। अनुसूची 3, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। ये उम्मीद है संघ के प्रधानमंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसमें अनुच्छेद है 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188, 219। इन सब के लिए क्या शपथ का प्रारूप होगा, उसका वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन किस प्रकार होगा, इसके बारे में वर्णन है। और अनुच्छेद 4 एवं 80 में इसका वर्णन किया गया है। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन और तथा नियंत्रण के बारे में 5वीं अनुसूची वर्णन करती है। अनुच्छेद 244 में इसका वर्णन किया गया है, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के संबंध में। छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है। 244 एवं 275 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, 7वीं अनुसूची में विषयों का बंटवारा किया गया है। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, मगर फिलहाल 100 विषय हैं। और राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, मगर फिलहाल इसमें 61 विषय शामिल किए गए हैं। तथा समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे और 52 विषय हो गए। यानी समवर्ती सूची और संघ सूची में विषय तो बढ़े आए गए, लेकिन राज्य सूची के विषय कम हुए हैं। इस संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 8 अनुसूची 7 है और अनुसूची 7 के अंतर्गत राज्य और केंद्र मध्य शक्तियों का विभाजन है। और अनुसूची 8 के अंतर्गत संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें शामिल की गई हैं। ये भाषाएं हैं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया। 9वीं अनुसूची है भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित। 9वीं अनुसूची है